नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का 40वां दिन है और अब हमास की वो चाल सामने आ गई है जिसके जरिए वो इजराइल का सामना कर रहा है। गाजा युद्ध में हमास का कछुआ और इजराइल का खरगोश। देखिए, खरगोश और कछुए की कहानी तो आपको याद होगी, जिसमें तेज रफ्तार खरगोश को कछुए ने अपनी धीमी चाल से हरा दिया था। बिल्कुल वही रणनीति अब इस वक्त हमास की भी दिख रही है। क्या है वो रणनीति, आपको बताते हैं। हमास क्या करना चाहता है? दरअसल हमास, जिस तरह से आप ये सामने देख रहे हैं, एक तरफ खरगोश एक तरफ कछुआ, हमास कछुए की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। इजराइल खरगोश की तरह बहुत तेजी से खात्मा कर देना चाहता है हमास का। लेकिन ये जो विजय रेखा है, ये जो विजय रेखा आप बीच में देख रहे हैं, इस विजय रेखा पर कौन पहुंचेगा? हमास पहुंचेगा, कछुआ पहुंचेगा या खरगोश पहुंचेगा, इजराइल पहुंचेगा? आज इसी पर यह पूरा शो हम आपको दिखाएंगे। आपको एक एक कहानी 40वें दिन की बताएंगे और बताएंगे कि हमास कैसे एक रणनीति के तहत स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ रहा है। हमास एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आगे जा रहा है। आइए आपको बताते हैं। हमास इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है ताकि इजराइल थक जाए और जैसे ही धीमा पड़े वो उस पर पूरी ताकत से हमला बोल दे। हमास की कछुआ चाल यह है कि इजराइल से युद्ध लंबा खींचे ताकि इजराइल का खर्चा ज्यादा से ज्यादा हो, इजराइल की सेना थक जाए, इजराइल युद्ध में व्यस्त रहा तो उसका विकास रुक जाए, बिना बम मारे इजराइल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, फिलिस्तीन का मुद्दा पूरी दुनिया की सुर्खियों में रहे। युद्ध लंबा खींचे रहने से इजराइल पर नैतिक दबाव बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में हमास के लिए हमदर्दी बढ़ती रहे। लेकिन क्या इजराइल ऐसा होने देगा? क्या इजराइल खरगोश वाली वही गलती दोहराएगा या इस बार अपनी रफ्तार से हमास को कुचल देगा? यही है इस वक्त की सबसे बड़ी स्टोरी, यही है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। हमास की कछुआ चाल क्या कामयाब होगी? हमास की कछुआ चाल के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी कुछ ऐसा कहा है जो इजराइल के इरादे और उनकी ताकत बताता है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि हम इस जंग के दूसरे स्टेज में हैं। 2 दिन पहले इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा था, हमारे पास युद्ध के लिए सिर्फ 14 दिन बचे हैं। इजराइल की इसी नीति को ध्यान में रखकर कहीं हमास ऐसा तो नहीं कर रहा है। एक तरफ विदेश मंत्री कह रहे हैं हमारे पास केवल 14 दिन है, हमें 14 दिन में ही सब कुछ कर लेना है, और एक तरफ रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो स्टेज बाय स्टेज चल रहे हैं, हम अभी दूसरी स्टेज में आ चुके हैं। अब क्योंकि ये युद्ध अगली स्टेज में जब पहुंचेगा तो क्या होगा वो देखना होगा। और इसी बीच जब हम आपके सामने ये तमाम थ्योरीज रख रहे हैं, ये बड़ी खबरें रख रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखना मत भूलिए। हमास और इजराइल के बीच हथगोलों की लड़ाई आपको दिखाते हैं। ये लड़ाई बहुत ज्यादा, आपको यहां 7 अक्टूबर को जो हुआ उसकी पूरी पिक्चर आपके सामने रख देगी। इजरायली लोगों के आपकी जीवटता और युद्ध में लड़ने के लिए उनकी जो वहां पर जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है वो सब आपको यहां पर दिखेगा। ध्यान से देखिए, ये हमास के लड़ाके हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल के घर में एक एक करके ये 7 से 8 हथगोले फेंकेंगे। ये देखिए, दूसरा हथगोला फेंका और अंदर से बार बार वो हथगोला बाहर आ जा रहा है, बाहर फेंक दिया जा रहा है, अपने आप नहीं आ रहा है। अंदर जो शख्स बैठा है या बैठी है वो उस हथगोले को बार बार बाहर फेंक दे रहा है। ये इजराइल के लोगों की जंग लड़ने की और हर समय टॉप पर रहने की ट्रेनिंग का नतीजा है। ये तीसरा हथगोला है। ये चौथा हथगोला देखिए, फिर फेंका इस शख्स ने, चौथा हथगोला फेंका, फिर ये हथगोला बाहर आ गया। ये देखिए, ये बाहर आकर दखता है, फिर 5वां हथगोला अंदर फेंकने के बाद ये फायरिंग भी करते हैं। वहां पर ये फायरिंग करते हैं कि कोई वहां से हथगोले को उठा ना पाए। ये देखिए, 6ठा हथगोला फेंका इन्होंने अंदर, लेकिन ये हथगोले बाहर आ जाएंगे। ये एक बार फिर हथगोला बाहर फेंक दिया गया अंदर से और ये बाहर फट रहे। ये है इजराइल के लोग जो 7 अक्टूबर को झेल रहे थे उसकी कहानी। ये है इजराइल के लोगों की वीरता। ये है इजराइल जिस तरह से हमास के हमलों को झेल रहा था और जिस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जाती है किसी भी वक्त जंग लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए। ये फायरिंग भी कर रहे हैं इस पर। ये बहुत अहम वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए जनरल मेस्टन है और कर्नल राठौर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल मेस्टन, आपसे अच्छा और कौन बता सकता है कि ये क्या हो रहा है सर? और देखिए, साफ ये दिख रहा है कि जो हमास के टेररिस्ट हैं वो अंदर ग्रेनेड लॉब कर रहे हैं। हाँ। और देखिए, ग्रेनेड का 2 तरह के फ्यूज होते हैं, एक 4 सेकंड का होता है और एक होता है 7 सेकंड का। 7 सेकंड का राइफल के साथ आमूमन तौर पे फायर किया है। ये जाहिर है ये 4 सेकंड वाला एक फ्यूज है। 4 सेकंड बहुत कम होता है। उसने फेंका
और जनरली उसकी ब्लास्ट होने की अंदेशा होता है, लेकिन वो उसने उतना ही तुरंत वापस भेजा है, बाहर वापस फेंका है, लेकिन वो फटते हुए इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब ग्रेनेड फटता है तो उसका जो डेंजर जोन है तकरीबन 9 मीटर का है। ये जो बाहर बंदे थे ये मर जाने चाहिए। तो हो सकता है, अब ये पता नहीं, ग्रेनेड का जो धमाके की आवाज भी होती है वो काफी सॉलिड होती है, लेकिन जब बाहर आके वो फट रहा है और एक्चुअली जब वो आ रहा है तो ग्राउंड पे भी नहीं गिरेगा, एयर बस्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 सेकंड तो बहुत कम समय होता है। तो एक्चुअली जब वो फेंक रहा है तो हवा में होगा और एयर बस्ट होना चाहिए बाहर। नहीं, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो सकता है कर्नल राठौर की ये ग्रेनेड कुछ मॉडिफाइड हो? क्योंकि ऐसा जो आप कह रहे हैं, हमको वो वीडियो में दिख रहा है कि जो चीज अंदर फेंकी गई वही बाहर आके गिरी और फट रही है। हाँ, उसकी इंटेंसिटी उस लेवल की नहीं है जैसे जनरल मिस्टर बता रहे हैं। देखिए, ये ग्रेनेड जो हमें भी ये सिखाया जाता है कि अगर ग्रेनेड आपके बंकर में कोई लॉब कर दे तो आपने उसको उठा के वापस फेंक देना है। हाँ। और उस समय कोई चॉइस भी नहीं होती गौरव, अगर आप नहीं फेंकेंगे तो ग्रेनेड आपके ऊपर फट जाएगा। हाँ। लेकिन उतने ज़्यादा अच्छे रिफ्लेक्सेस और ट्रेनिंग जिस तरीके के अंदर महिला या पुरुष जो भी बैठा हुआ है, हाँ। वो उसके रिफ्लेक्सेस देख के मैं हैरान हूँ। बार बार ग्रेनेड फेंका जा रहा है और उसी चाल से वो सर बाहर फेंक देता है। 7 ग्रेनेड बाहर आ गए सर, और वो भी फायरिंग कर रहे हैं AK-47 से। वो AK-47 से फायरिंग कर रहे हैं कि वो ग्रेनेड ना उठा पाए। किया है उसकी ट्रेनिंग को मैं दाद देता हूँ। मतलब अगर ये इजराइल के सिविलियंस हैं, अगर ये इजराइल के नागरिक हैं, तो जाहिर सी बात है वाकई उनको बड़ी ट्रेनिंग दी गई है। ये 15 मिनट में हथगोलों पर, 8 हथगोलों पर विजय की कहानी है। ये वीडियो मैं आपको आगे भी दिखाता रहूंगा लूप में, लेकिन देखिए कुछ और बड़ी तस्वीरें दिखाता हूं। अल शिफा अस्पताल के बाहर सीधी लड़ाई चल रही है और अल शिफा अस्पताल भी इस वॉर का एपी सेंटर बनता जा रहा है। अब ये भी देखिए आप, ये है गाजा का अल शिफा अस्पताल, गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल कहते हैं इसको। इसमें हजारों लोग काम कर रहे थे युद्ध से पहले, अभी भी इसमें काफी लोग हैं। हालांकि दावे इजराइल और हमास के अलग अलग हैं, लेकिन कैसे अल शिफा अस्पताल को घेर लिया है इजराइल ने और उसके अंदर तक दाखिल हो गए हैं, ये उसकी कहानी है। ये देखिए कैसे अल शिफा अस्पताल के बाहर सीधी लड़ाई चल रही है इजराइल और हमास के बीच। और अल शिफा में घुसते लड़ाकों पर हवाई अटैक देखिए, यानी अल शिफा पर जमीन और आसमान दोनों जगहों से नजर रख रहा है इजराइल। जैसे ही अल शिफा में हमास लड़ाके घुस रहे थे, उन पर एयर स्ट्राइक कर दी इजराइल ने। यह हवाई अटैक की तस्वीर है जिसमें हमास के लड़ाके मारे गए। ये अल शिफा में घुसते लड़ाकों पर हवाई अटैक की तस्वीर है। और अल शिफा इजराइल के मुताबिक हमास का कमांड सेंटर है, हमास का सबसे बड़ा ठिकाना है। अभी अंदर की तस्वीर देखिए, अल शिफा अस्पताल के अंदर जो इजराइल की सेना घुसी, उसके बाद कैसे भगदड़ मच गई, कैसे वहां पर एक्शन देखने को मिला है। यह आपको अमूमन देखने में एक आम अस्पताल जैसा ही लगेगा, जहां पर मरीजों का इलाज होता है, जहां पर वार्ड्स बने होते हैं, जहां पर दवाइयां दिख रही होती हैं, जहां पर इक्विपमेंट दिख रहे होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक अलग अलग डिपार्टमेंट के दिख रहे होते हैं। लेकिन यह हमास का कमांड सेंटर है, ऐसा कहती है इजराइल की सेना। उनका कहना है कि यह अस्पताल की आड़ में हमास का सबसे बड़ा कमांड सेंटर है गाजा का। और अल शिफा पर आईडीएफ के एक्शन के बाद कैसे भगदड़ मच गई, अब ये देखिए। अल शिफा पर आईडीएफ के एक्शन के बाद वहां कैसे लोग भागते दिखे, अपनी जान बचाकर इस अस्पताल से निकलकर जाते दिखे, ये उसकी तस्वीर है। अल शिफा पर आईडीएफ के एक्शन के बाद भगदड़ मचने की तस्वीर। और जाहिर सी बात है, हर कोई जो यहां पर इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहेगा, वो अपनी जान बचाकर कुछ ऐसे ही भागेगा। और अब हमले के बाद अल शिफा अस्पताल की तस्वीर। अल शिफा अस्पताल हमले के बाद किस तरह से धुआं धुआं हो गया, कैसे वो अस्पताल कम और जंग का मैदान ज्यादा बन गया, वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। क्योंकि इजराइल की सेना पूरी तरह से यहां हमास का खात्मा करना चाहती है, वो 1% भी यहां पर कोई ढील नहीं देना चाहती। इसलिए चाहे वो अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो और फिर चाहे मस्जिद हो, वो कुछ इसी तरह के ऑपरेशन हर उस सेंटर पर चला रहे हैं जो उनके मुताबिक हमास का सेंटर है। तो गाजा की जंग में हमास कछुए की तरह चल रहा है, तो इजराइल खरगोश की तरह बहुत तेज रफ्तार में युद्ध को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है। इस कोशिश में इजरायली सेना गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में ऑपरेशन चला रही है, जहां हमास की अगुवाई वाली गाजा सरकार के मुताबिक इस वक्त 9000 लोग मौजूद हैं। इनमें मेडिकल स्टाफ हैं, इनमें मरीज हैं, इनमें तमाम लोग हैं, जबकि इजराइल कह रहा है कि यहां पर केवल 1000 लोग मौजूद हैं। हमास का कहना है कि 9000 लोगों में मेडिकल स्टाफ है, मरीज हैं, घायल लोग हैं, विस्थापित लोग हैं।
हमास का आरोप है कि इजरायली सैनिक अल शिफा के अंदर गोलीबारी कर रहे हैं, जबकि इजरायल की सेना के मुताबिक केवल 1000 लोग हैं और उसमें भी इंक्यूबेटर, बेबी फूड और मरीजों के इलाज से जुड़े सामान उन लोगों ने वहां उस अस्पताल में पहुंचाए हैं। यानी इजरायल कह रहा है कि हमने तो यहां पर जरूरी सामान, जरूरी मदद इस अस्पताल को मुहैया कराया है। इजरायल की सेना के मुताबिक उसके सैनिक अस्पताल के एक हिस्से में दाखिल हुए हैं क्योंकि अस्पताल के नीचे सुरंग में हमास के कई कमांडर मौजूद हैं और इस सुरंग में इजरायली बंधकों को रखा गया है। इजरायल ही नहीं, अमेरिका ने भी अल शिफा अस्पताल में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के आतंकियों, अस्पताल में कमांड सेंटर, हथियारों के जखीरे और बंधकों की मौजूदगी की बात कही है। यह अमेरिका का दावा है। इस बीच चाहिए आपको दिखाते हैं इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल के अंदर ऑपरेशन की तैयारी कैसे की। ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले अस्पताल के अंदर की खुफिया जानकारी जुटाई गई, फिर एक टीम बनाई गई जिसमें आईडीएफ के जवान, मेडिकल टीम और अरबी भाषा बोलने वाले लोग शामिल किए गए। इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ताकि अस्पताल के अंदर आम लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि हमास यहां भर्ती मरीजों और पनाह लिए लोगों को अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऑपरेशन से पहले आईडीएफ ने बार बार सार्वजनिक तौर पर हमास से अस्पताल में आतंकी अड्डे और इसके गैर कानूनी इस्तेमाल से बाज आने की अपील की। इससे पहले बड़े पैमाने पर अस्पताल से लोगों को बाहर निकाला गया। अस्पताल के स्टाफ से लगातार बातचीत की गई। अस्पताल में छिपे सभी हमास आतंकियों से सरेंडर करने की अपील की गई। आईडीएफ ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले गाजा प्रशासन को इस बात की जानकारी दी कि अस्पताल के अंदर उसकी सैन्य गतिविधि 12 घंटे में पूरी हो जाएगी। फिर अस्पताल के खास इलाके में तय योजना के मुताबिक ऑपरेशन शुरू किया गया। जनरल मैस्टन, ये पूरी तरह से यहां पर यह रिपोर्ट बताती है कि इजरायल ने केवल ऐसे हवा में यह दावा नहीं किया, उनके पास उन्होंने पूरी रेकी की, पूरी वहां पर रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद यह हमला अल शिफा पर हुआ है। और देखिए, ये वेल प्लान्ड एक प्रिसाइज ऑपरेशन था जो उन्होंने अनाउंस किया था और ये डॉन में शुरू हो गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी 2-3 चीज़ें उभरती हैं। पहली बात तो जो आपके पहले दृश्य में कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, वो हॉस्पिटल के बाहर हुआ था। हाँ। तो जाहिर है कि कुछ हमास के टेररिस्ट थे जो बाहर या अंदर जा रहे थे, जो भी है। दूसरा, उसके बाद अस्पताल के अंदर इनके पास 2 प्रायोरिटीज थी। पहली बात तो कोई भी पेशेंट्स को या हॉस्पिटल स्टाफ को डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने जब एंट्री की है, वहाँ उन्होंने पूरा उसको सिक्योर करके, फ्रिस्किंग करके और उसको सेग्रीगेट किया होगा लोगों को, क्योंकि उसमें यह जानना जरूरी है कौन पेशेंट है, कौन हॉस्पिटल स्टाफ है और कौन आतंकवाद है। वो भी उन्होंने हरकत की होगी और अभी तक ये आया नहीं है कि कितने आतंकवाद वहां कैप्चर हुए हैं। तीसरी बात जो उन्होंने की है कि पेशेंट्स के लिए सारी फैसिलिटीज पहुंचा दी गई है। हॉस्पिटल स्टाफ उन्होंने भी कुछ ऑगमेंट किया है, साथ ही में इंक्यूबेटर्स और कुछ दवाइयाँ और सब मेडिकल एड दी है और वहाँ मेरे ख्याल बिजली का भी साधन जनरेटर द्वारा किया होगा। तो हॉस्पिटल को फंक्शन करने की उनकी प्राथमिकता रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जो हमास का जो कमांड कंट्रोल सेंटर है, जाहिर है वो बेसमेंट पे है, नीचे है और वहीं से अंडरग्राउंड टनल जारी हैं। अब उनको ढूंढना वो बेसमेंट में क्या क्या है और वहाँ पर वो जो होस्टेजेस हैं वो कहाँ छिपाए गए हैं, अब उनकी प्रायोरिटी वो होगी। और जब तक वो नहीं मिलते, इजरायली सेना को यहाँ पर काफ़ी लंबा समय लगेगा। हॉस्पिटल सिक्योर रहेगा, वर्ल्ड एजेंसीज के कुछ डॉक्टर वगैरह कुछ आ जाएंगे जो मदद करेंगे, लेकिन अभी प्रायोरिटी है होस्टेज को ढूंढना और हमास को ढूंढना। अगर यहाँ पर कमांड कंट्रोल सेंटर है वो थोड़ी लेकिन कर्नल राठौर, सवाल यहीं पर है कि ये दुनिया तो जो प्रो पैलेस्टाइन नेशंस है वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये तो हॉस्पिटल के ऊपर हमला है। हमास तो कह रहा है कि वहां 9000 स्टाफ मौजूद था, वहां मरीज मौजूद थे, वहां विस्थापित मौजूद थे। तो 12 घंटे की विंडो क्या काफी होगी हमास के खात्मे के लिए इस अस्पताल में? देखिए, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। इजराइल ने कल, आपको याद होगा कि जब सुरंग में इजराइल के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं डैनियल हगारी है, वो रियर एडमिरल रैंक के हैं, वो खुद दिखा रहे हैं, उसको भी अरब देश डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कि ये स्टेज शो है। तो अगर अस्पताल के नीचे सुरंग मिलती है, अस्पताल के नीचे बेसमेंट मिलते हैं और उनका इस्तेमाल अगर हमास कर रहा है तो अस्पताल को किस तरीके से छोड़ा जाना चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ या रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए। हमास वो चीज़ करना नहीं चाहता। हमास
सिविलियंस हैं, चाहे पेशेंट्स हैं, चाहे हॉस्पिटल स्टाफ है, सबको शील्ड बना करके अगर आप रखेंगे ओके। तो उसके लिए इजरायली फोर्स फिर मजबूरन उस पर अटैक करेगी। ठीक है। आप अल-शिफा हॉस्पिटल खाली कर दीजिए, हाँ। उसके बाद इजरायली सेना के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट्स और हॉस्पिटल स्टाफ को प्रोवाइड करें जो भी चाहिए उनको। ठीक बात है, ठीक है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर अब आपके सामने लेकर आता हूं। ये बहुत बड़ी खबर है गाजा युद्ध से जुड़ी हुई। गाजा युद्ध पर आईडीएफ का सबसे बड़ा दावा, अगले 3 हफ्ते में हमास का पूरा सफाया। तो एक 14 दिन की टाइमलाइन आई थी, अब 3 हफ्ते की टाइमलाइन आ गई है। उत्तर गाजा से मिटेगा नामो निशान, अगले 1 साल तक गाजा में रहेगी आईडीएफ। ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ रहा है, इजराइल का गाजा प्लान आप कह सकते हैं सामने आ रहा है। गाजा में इजराइल की 3 डिवीजन मौजूद हैं। गाजा में इजरायली फोर्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और वो कह रहे हैं कि 3 हफ्ते लगेंगे और हमास का खात्मा हो जाएगा 3 हफ्तों में। और हमास कह रहा है कि युद्ध लंबा खींचेगा। हमास कह रहा है कि हम इस युद्ध को लंबा खींचेंगे, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम यहां पर बहुत जल्दी हमास का खात्मा कर देंगे 3 हफ्ते में। और वो ये भी कह रहा है कि हमास के खात्मे के लिए हम वहां पर लगातार मौजूद रहेंगे। लेकिन आइए इसी बीच एक आपको यहां पर और जानकारी देता हूं मैं। आइए अब आपको बताते हैं कि 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक इजराइल की सेना उत्तर गाजा में कैसे आगे बढ़ी, वो भी आपको जानना चाहिए। वो एक एनिमेशन के जरिए हम आपको बताएंगे कि 2 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक इजराइल की सेना लगातार आगे कैसे बढ़ रही है। ये आप देखिएगा ध्यान से। ये जो आप एनिमेशन देख रहे हैं, इसको आप 2 से 13 नवंबर के बीच का ये एनिमेशन है। और ये जो नीली नीली आप ये लकीर देख रहे हैं जो बढ़ती जा रही है, जो धीरे धीरे ये बढ़ रही है, ये 3 तरफ से कैसे इजराइल की सेना ने 2 नवंबर से 13 नवंबर तक इसको घेरा है। आप इसको देखिए, ये आपके सामने यहां पर आता हुआ, ये देखिए डेट जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से तारीख आगे बढ़ेगी उसी तरह से ये नीला घेरा बढ़ता हुआ जाएगा। और ये जो अल-शिफा अस्पताल है, ये गाजा शहर है। आप देखिए ये तो इजराइल का बॉर्डर है, इस तरफ इजराइल है, लेकिन एक ये उत्तर गाजा का आप देखिए ऊपर वाला इलाका, ये कोस्टल रोड और ये वादी गाजा का इलाका, इन 3 तरफ से कैसे पूरी स्ट्रैटेजी के साथ 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर धीरे धीरे ये ब्लू लाइन और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे तारीख बदल रही है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कैसे इजराइल का शिकंजा हमास के ऊपर, इस अल-शिफा अस्पताल के ऊपर बढ़ता जा रहा है। जनरल मेस्टन, कर्नल राठौर, आप दोनों प्लीज यहां पर आइए। मुझे बताइए जनरल मेस्टन, एक वॉर स्ट्रैटेजिस्ट होने के नाते ये 2 से 13 नवंबर का मैप क्या बताता है? इजराइल की क्या रणनीति आपको दिखती है और वो 13 नवंबर होते होते यहां तक पहुंच रहे हैं? देखिए साफ रणनीति है। पहली बात, ऐसे किसी भी ऑफेंसिव के लिए जरूरी है दुश्मन को हर लिहाज से घेरना और कट ऑफ करना। कट ऑफ करने की जरूरत थी यहाँ वादी गाजा से। ओके। तो साउथ और जो नॉर्थ गाजा है और सेंट्रल साउथ गाजा से कट चुका है। दूसरी बात, जितने भी अभी तक टनल्स के हमें ड्राइंग्स मिले हैं उसमें नॉर्थ गाजा से सेंट्रल गाजा की कनेक्टिविटी नहीं दिखती है टनल्स में। तो इसका मतलब उनको अच्छी तरह घेर लिया है। टेररिस्ट जो भी हैं, आतंकवाद हैं, वो टनल्स के अंदर ही अभी इधर उधर हरकत कर सकते हैं। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नॉर्थ से, ये सी कोस्ट की तरफ से, वेस्टर्न फ्रंट से और ये जो इनके बीच में घुस गए हैं। फिर उनकी पहली स्ट्रेटेजी ये थी घेर के और एडवांस करते रहना और इंपॉर्टेंट कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को कैप्चर करना, साथ ही जो सिविलियंस थे यहाँ उनको निकालना बहुत ही जरूरी था। मैं एक और चीज अल-शिफा हॉस्पिटल के हवाले से पूछना चाहता हूं कर्नल राठौर। ये देखिए, ये पहले यहां से आ रहे हैं, ये जो ब्लू एरोज हैं, यहां से इजराइल की सेना घुसी है। ऊपर से 2 जगह से आई है, यहां पर 1 जगह से आई है, एक यहां से आई है। ये क्या स्ट्रेटजी है? अगर उनको अल-शिफा हॉस्पिटल पर अटैक करना था तो डायरेक्ट आ जाते। ये धीरे धीरे इन्होंने क्या यहां पर किया है? क्या यहां पर इनकी रणनीति थी जो उनको मालूम था कि अगर हमें यहां तक पहुंचना है तो पहले इन तीनों तरफ से वो पूरा वहां पर उसको बिल्कुल क्लियर करो? क्या था वो रणनीति, क्या था प्लीज? देखिए गौरव, ऐसा हुआ है कि ये इजराइल है, बेत हनून और ये इरेज क्रॉसिंग है। एक उनका थ्रस्ट यहाँ से आया है, एक यहाँ से आया है, ये बेत लहिया है और ये एट्राटा है, यहाँ से आया है। ये कोस्टल रोड है, उन्होंने इसको किया। और वहाँ पर ऐसी बात नहीं कि रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक ये थ्रस्ट जो आया है और ये थ्रस्ट आपस में मिले नहीं है। ये अभी भी नहीं मिले, कोई 800 गज की दूरी है इन दोनों के बीच में। तो इसके मतलब वहाँ पर उनको
मिल रहा है रेजिस्टेंस। नहीं Okay. ये ऐसा कुछ है क्या जहां पर ये एक प्रेसिंग स्ट्रैटेजी हो, जहां धीरे 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 प्रेस करते हुए वो मेन टारगेट तक पहुंच रहे हैं? प्रेसिंग स्ट्रेटजी ये है कि अगर यहाँ नहीं आते तो इनकी मेंटेनेंस की लाइन कैसे खुलती, यहाँ नहीं आते तो मेंटेनेंस की लाइन कैसे खुलती, तो सिक्योर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ भी अटैक चल रहे हैं, यहाँ पर अल शाटी कैंप है, यहाँ पर भी यहाँ अटैक पर जबालिया कैंप है। ये जबालिया और ये अल शाटी है, यहाँ अटैक चल। अच्छा सर, मैं आपको रोकूंगा। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर मुझे बताई जा रही है एक बड़ी खबर। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का बड़ा बयान आया है। जैसे हम हमास के ठिकानों तक पहुंचे वैसे ही हमास के प्रमुखों तक पहुंचेंगे। इजरायल ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ी बात इजरायल के रक्षा मंत्री की। जैसे हम हमास के ठिकानों तक पहुंचे हैं वैसे हम हमास प्रमुखों तक भी जल्द पहुंचेंगे। इसका मतलब क्या वो कह रहे हैं कि ये वॉर अब गाजा से बाहर निकलेगी? क्योंकि हमास के तमाम प्रमुख तो इस वक्त बैठे हुए हैं दूसरे अरब देशों में। इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, जैसे हम हमास के ठिकानों तक पहुंचे हैं वैसे हम हमास के प्रमुखों तक पहुंचेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजरायल का ऑपरेशन अल शिफा जारी है। अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। हमले में हमास के 5 लड़ाकों की मौत हुई है, यह कहा आईडीएफ ने। अस्पताल में कई लड़ाकों के होने की आशंका है, वो ये भी कह रहे हैं। और ये देखिए जो नीचे तस्वीरें आपको दिख रही हैं, गाजा पट्टी और युद्ध क्षेत्र में लाइव कैमरा, ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देखिए अभी भी वहां जो धुआं उठते हुए दिख रहा है आपको नीचे, ये गाजा में इस वक्त की तस्वीर है जो वहां के हालात बयां कर रही है। और हूती रह रहकर इस संगठन का जो नाम आता है सामने, अब उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। इजरायल पहुंची हूती की मिसाइल। आखिरकार हूती ने वो कर दिखाया जो लगातार वो करने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर दूर बैठे यमन में हूती संगठन ने इजरायल में मिसाइल से हमला किया और वो इजरायल पहुंच गई। ये हूती का दावा है, हूती के इस दावे पर इजरायल का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हूती ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो मिसाइल दागी वो इजरायल पहुंच गई। इससे पहले तो अमेरिका ने और सऊदी अरब ने दोनों ने हूती की मिसाइलों को मार गिराया था। लेकिन ये देखिए लाल सागर, इजरायल के जहाज पर हूती का रॉकेट, ये लाल सागर जहां पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यूएसएस कार्ने ने इसी लाल सागर में हूती की 3 मिसाइलों को मारा था। सऊदी अरब ने 1 मिसाइल को मारा था। अब यहां पर इजरायल के जहाज पर हूती ने टारगेट किया और कुछ इस तरह से उस जहाज को तबाह कर दिया। और जबालिया कैंप पर आईडीएफ का हमला, जो जबालिया कैंप अभी हम बता रहे थे आपको मैप पर, वो जबालिया कैंप लगातार निशाने पर रहा इजरायल के। इजरायल का कहना है कि यहां भी हमास के ठिकाने हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ था जहां पूरी दुनिया में इजरायल के ऊपर उस हमले को लेकर सवाल उठे थे, उंगली उठाई गई थी, लेकिन इजरायल उसके बावजूद रुक नहीं रहा है और एक बार फिर उसने जबालिया कैंप पर हमला किया है। तो आप देखिए ये हूती का जो दावा है, ये हिजबुल्लाह और हमास के बाद ये जो ट्रिपल एच में जो हूती है जनरल मस्टन, अगर ये दावा उनका सही है तो ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए अगर ये दावा सही है और जिस प्रकार देखिए आजकल तो कहीं के भी चित्र दिखा दिए, ये ब्लैक सी का भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सही है तो ये काफ़ी मेजर लॉस है अगर उसकी एक नेवल शिप में ये फायर हुआ है। और इसका परिणाम अब सॉलिड होगा। जो रेड सी में इजरायली नेवी भी अभी वहाँ पर तैनात है, उनके अब काफ़ी मिसाइल हूती रिबल्स के ऊपर डाले जाएंगे और मेरे को लगता है अमेरिका भी, लेकिन हूती मतलब यमन, क्या इजरायल यमन में भी अटैक कर सकता है? कर सकता है अपनी नेवल शिप्स और वो उनके जो रॉकेट्स हैं वहाँ से और आगे करके करेगा। और जो पर्शियन गल्फ में नेवी है इसकी, यूनाइटेड स्टेट्स की, वो भी अब कर सकती है। और ये सूट किसको करेगा? सऊदी अरेबिया को भी, क्योंकि ये हूती रिबेल्स उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है। तो मेरे को लगता है ये हूती रिबेल्स के ऊपर टारगेटिंग पक्का की जाएगी। लेकिन जनरल राठौर, यमन ने ऑलरेडी क्योंकि इजरायल के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया है, हालांकि एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं कर रहे अभी इस बात की कोई खबर नहीं है, लेकिन हूती, हिजबुल्लाह, हमास, क्या इजरायल तैयार है इस तरह की मल्टी फ्रंट वॉर के लिए? देखिए हूतियों ने 2 वार्निंग दी हैं। एक तो उन्होंने बोला है कि इजराइल की शिपिंग को हम बाबले मंदब से रेड सी में नहीं आने देंगे। और वो बड़ी पोटेंट वार्निंग है जिसकी वजह से या तो अमेरिका और इजरायली नेवी वहाँ पर प्रेजेंस बढ़ाए, नहीं तो सन 2000 में आपको याद दिलाता हूँ यूएसएस कोल को सुसाइड अटैक हुआ था यमन पे और वो एसएस कोल को उन्होंने डैमेज कर दिया था। नंबर 1 ये चीज़ है। दूसरी, हूती रिबेल्स जो हैं सबसे ज़्यादा तैयार हैं।
आप देखिए वो MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा देते हैं। आप देखिए उनके पास मिसाइल्स हैं जो सदन इजराइल में आके अटैक कर रही है, पूरा सऊदी अरेबिया को फ्लाई करके आती है। हाँ। और हुती रेड सी क्रॉस करके आ रही है वो। जी हाँ, हाँ। तो ये एक चीज़ है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा गौरव, उन्होंने बोला है कि हमें रास्ता दो, हम अपने लड़ाके भेजेंगे इजराइल में लड़ने के लिए, क्योंकि लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते। कहते हम इजराइल आना चाहते हैं, हम दिखा देंगे किस तरीके से लड़ाई की जाती है। नहीं लेकिन जनरल मस्टन, हुती को कंट्रोल करने के लिए ना अमेरिका में मिडिल ईस्ट में अपने वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए थे, वो सऊदी अरब हो वो जॉर्डन हो, तो क्या वो फेल हो गए या हॉस्टाइल हो गए? वो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं हुती को? बिल्कुल, देखिए ये एक सवाल तो ज़रूर उठता है, लेकिन क्या सारे मिसाइल्स को रोका जा सकता है? कई बार देखिए प्रोबेबिलिटी होती है 80%, 90%, तो ऑब्वियसली, पर हाँ ये नंबर ऑफ मिसाइल जो फायर हुई हैं वो इतनी तो हुई नहीं है। हाँ। तो ये थोड़ी हैरानी की बात है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे ख्याल जब पहले भी इन्होंने मिसाइल्स फायर की थी, हाँ। जॉर्डन ने पैट्रियट मिसाइल्स फायर किए थे जहां जो अमेरिका के वहाँ तैनात हैं जी। और उसमें हुती के काफ़ी वहाँ पर रॉकेट्स गिराए गए थे जी। लेकिन ये वाला इजराइल की टेरिटरी में पहुंच गया है। सर सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ये खबर सही है तो ये वॉर का पूरा डायरेक्शन चेंज करने लायक खबर है। एटमी विकल्प सोच रहा है इजराइल वॉर में गंभीर एटमी खतरा, वजूद खतरे में आया तो कुछ भी करेगा, यूं ही नहीं था इजरायली मंत्री का बयान। ईरान के एक पूर्व डिप्लोमेट ने यह सनसनीखेज बयान दिया है, यानी एक बयान जो इजराइल की तरफ से आया था उस पर मुहर ईरान की तरफ से लगती हुई। वो कह रहे हैं कि अगर इजराइल को लगा कि उनका वजूद खतरे में है तो वो परमाणु बम तक गिरा देंगे। ये परमाणु बम गिराने का जो ये दावा किया गया है ईरान की तरफ से, वो बहुत बड़ी वार्निंग या बहुत बड़ा एक मोड़ दे सकती है इस वॉर को। लेकिन एक मोड़ इस वॉर को एक और चीज दे सकती है, और वो है एक मीटिंग जो आज होने वाली है अमेरिका में चीन के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति की मीटिंग इस पूरी वॉर में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर सकती है। और वही अब देखिए, इस एटमी मोड के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ऐसा कुछ संभव है, क्या वाकई इजराइल ऐसा कोई विकल्प देखेगा। लेकिन अब ये देखिए, बाइडेन और जिनपिंग मिलने वाले हैं। जिनपिंग ऑलरेडी अमेरिका पहुंच गए हैं। क्या बात होगी? मुलाकात होगी? क्या इजराइल पर बात होगी? क्या गजा पर बात होगी? देखिए, इस वक्त शी जिनपिंग अमेरिका दौरे पर है, दुनिया के 2 सुपर पावर हैं, और जब ये आमने सामने होंगे तो क्या होगी दोनों के बीच बात? गाजा जंग पर दोनों नेताओं में बातचीत हो सकती है। बाइडेन जिनपिंग से ईरान पर दबाव बनाने के लिए कह सकते हैं, ईरान को जंग से दूर रखने को कह सकते हैं। वही शी जिनपिंग इजराइल पर दबाव बनाने को कह सकते हैं। जिनपिंग गाजा अस्पताल पर हमले का मुद्दा उठा सकते हैं। जिनपिंग गाजा से पलायन का मुद्दा भी उठा सकते हैं। दोनों के बीच बंधकों की रिहाई और मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा हो सकती है। क्या वैसे मुद्दा तो कुछ और बताया जा रहा है जनरल मस्टन, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जब दोनों मिले तो इजराइल पर बात ना हो, और अगर इजराइल पर बात होती है तो क्या हो सकती है वो बातचीत? देखिए, इजराइल पे और यूक्रेन पे बात जरूर होगी, लेकिन ये विजिट का जो बेसिक पर्पस है, जो इनके कंटेंशियस इश्यूज पिछले 4 साल में हुए और काफ़ी कंटेंशियस इश्यूज हुए हैं, खासकर ताइवान है, माइक्रोचिप्स हैं, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका बढ़ोतरी किया जा रहा है, और जो स्पाई बलून था जो अमेरिका के ऊपर छोड़ा था, कनाडा के ऊपर था, तो ये कंटेंशियस इश्यूज़ की वजह से। लेकिन मेरे को लगता है अमेरिका इस टाइम थोड़ा गिव एंड टेक कंसेशंस देगा। कारण ये है कि देखिए, अगर ये अमेरिका गिव एंड टेक नहीं करेगा तो चीन को अभी ये बेस्ट टाइम है, अपॉर्चुनिस्टिक टाइम है, क्योंकि अमेरिकन अटेंशन यूक्रेन में है, अमेरिकन फोकस अभी इजराइल में आ गया है, और अभी जब ये 2 जगह फोकस है तो चीन उसको मौके का फ़ायदा उठा सकता है, ताइवान पे हमला कर सकता है। इसीलिए अमेरिका अभी काफ़ी उनको कंसेशन देना चाहेगा, माइक्रोचिप्स। मतलब आप कह रहे हैं कि अपर हैंड चीन के पास है? बिल्कुल, मेरे को ये लग रहा है क्योंकि अगर टेबल पर चीन मजबूत है, और तभी प्रेसिडेंट बाइडेन ये कोजी करना चाहते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि नहीं तो ताइवान में अगर हमला हो गया तो अमेरिका 3 फ्रंट्स पे लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो बहुत साफ है। ठीक है कर्नल राठौर, आप भी यही मानते हैं या आपको लगता है कि नहीं, चाइना के थ्रू अमेरिका के पास एक रूम है कि वो मिडिल ईस्ट के जो चाइना के दोस्त हैं, खासकर ईरान, उन पर प्रेशर बिल्ड कर सके? देखिए, बाइडेन और शी जिनपिंग की जैसे ही मुलाकात होगी तो इजराइल वॉर पक्का वहां पर आएगा। हाँ। और उसमें शी जिनपिंग बाइडेन को बोलेंगे कि इजराइल एक्सेस कर रहा है और वहां पर उसको सीज फायर होना चाहिए। हाँ। बाइडेन का जवाब यही होगा कि आप ईरान को रोकिए। हाँ।
आप ईरान को रोकिए ताकि ये कॉन्फ्लिक्रेशन जो मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है, जी। इराक, सीरिया, लेबनान सब शामिल हो रहे हैं, यमन शामिल हो रहा है, वो सिर्फ ईरान ही रोक सकता है। ठीक है। और वो आप रोकिए। ठीक है। उसके साथ में जो वहाँ पर मिलिट्री रिलेशंस की डैंगलिंग है, एक वहाँ पर एक गुडी दिखाई जा रही है कि हम आपस में मिलिट्री रिलेशंस ठीक करेंगे। हाँ। तो जी जिनपिंग वहाँ पर रिलेशन खराब करके नहीं आएंगे। जितनी अमेरिका को और शी खासकर जिनपिंग की तब जब जरूरत शी जिनपिंग है, खुद उतनी अब- शी जिनपिंग को चीन की जरूरत है नहीं, और आज की तारीख में। खासकर शी जिनपिंग उस वक्त तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे जब उनके देश में वो खुद इतनी तरह की मुसीबतों से Exactly. घिरे हुए हों। Exactly. बिल्कुल। तो ये तो एक बात है यहाँ पर कि शी जिनपिंग के पास अगर अपर हैंड है तो बाइडेन के पास भी कुछ यहाँ पर एल्बो रूम है जहां पर वो जिनपिंग के सामने अपनी बातें रख सकते हैं। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में कुछ घंटों बाद इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में दूर संचार कंपनियों ने एक बड़ी चेतावनी दे दी है, ईंधन नहीं है हमारे पास, ब्लैकआउट हो जाएगा अभी कुछ देर में, यानी कुछ ही घंटों बाद गाजा का दुनिया से संपर्क इंटरनेट के जरिए कट सकता है। दूर संचार जो कंपनियां हैं गाजा की, उन्होंने कहा है कि हमारे पास फ्यूल नहीं है और हम ईंधन नहीं होने की वजह से यहां पर अपनी सुविधा या अपनी सर्विस जारी नहीं रख पाएंगे और गाजा में ब्लैकआउट हो जाएगा, इंटरनेट का ब्लैकआउट। और इसी बीच बंधकों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बंधकों को लेकर एक बड़ी खबर, 3 दिन के युद्ध विराम के बदले बंधक छोड़े जा सकते हैं। कतर की मध्यस्थता में बंधकों पर बात चल रही है, यानी हमास चाहता है कि यहां पर 3 दिन का युद्ध विराम हो और वहां पर 50 बंधकों को छोड़ने को तैयार दिख रहा है हमास। 3 दिन के युद्ध विराम के बाद हमास 50 बंधकों को छोड़ सकता है। क्या ऐसा होगा? क्या वाकई 50 बंधक छोड़ेगा हमास? क्योंकि कतर ने इससे पहले भी अमेरिका के साथ मिलकर बातचीत की थी, मध्यस्थता की कोशिश की थी और लगा था कि किसी भी वक्त 50 बंधक छोड़े जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये 50 बंधकों को, ये 3 दिन के युद्ध विराम से हमास को क्या फायदा होगा जनरल मस्टिन? देखिए 3 दिन का अगर युद्ध विराम होता है बहुत फायदे हैं, वो रीएडजस्ट करेगा, रीलोकेट करेगा और उसको सारे मिलिट्री टर्म्स में फ़ायदे हैं, उसको समय मिल जाएगा अपनी डिफेंसेस को ऑगमेंट करने का, इधर उधर जाने का, लॉजिस्टिक्स को ठीक करने का। तो ये तो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा। मेरे को लगता है कि ये नेगोशिएशन चलेगा क्योंकि इजराइल की प्रायोरिटी भी है कि बंधक छुड़ाए जाएं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। होम प्रेशर आ रहा है तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, 1 दिन का शायद युद्ध विराम हो और कुछ कैदी छोड़े जाएं। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं हुआ, देखिए मेरे को लग रहा था आज ये जो अल शिफा का ऑपरेशन था, इसका मुद्दा था, शायद इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि यहीं पर इनके सारे होस्टेज मिल जाएंगे। अगर तो यहाँ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो मेरे को लगता है कुछ इस पर ट्रेड ऑफ होगा, कुछ युद्ध विराम भी होगा और कुछ ये जो होस्टेजेस हैं इनको रिलीज किया जाएगा। तो स्थिति इस प्रकार चल रही है, पर इस टाइम ऑप्टिमिज्म है। और आज प्रेसिडेंट बुश ने सवेरे बोला भी था कि मेरे मतलब उनके तो इतने क्लियर स्टेटमेंट था बाइडेन ने, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कि होस्टेजेस रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लेकिन बोल रहा है कब? तो दम है। सवाल है कब? सवाल है कि क्या ये बंधक कब छोड़े जाएंगे और हमास के साथ ये मध्यस्थता कब होगी? इसी बीच गाजा की जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ भी आ रहा है। ये बात हम लगातार जानते हैं कि गाजा युद्ध में अमेरिका लगातार इजराइल को मदद कर रहा है, लेकिन अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो अब तक आप नहीं जानते होंगे। अमेरिका बेहद खामोशी से हर रोज बड़ी तादाद में अमेरिका को गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों में लेजर गाइडेड मिसाइल, तोप के गोले, नाइट विजन डिवाइस, बंकर को बर्बाद करने वाले बम और दूसरे सैन्य वाहन शामिल हैं। अक्टूबर के अंत तक अमेरिका ने 30 mm के 36,000 तोप के गोले, 1800 बंकर बस्टर बम, 3500 नाइट विजन डिवाइस की सप्लाई की थी। इसके अलावा इजराइल ने अमेरिका से 155 mm के 57,000 तोप के गोले, 20,000 राइफल्स, 5,000 नाइट विजन डिवाइस, 3,000 बंकर बस्टर बम, 120 mm के 400 मोर्टार और 75 सैन्य वाहनों की मांग की है। तो ये है वो असलहे, ये है वो हथियारों का पूरा आप कह सकते हैं स्टॉक जो इस वक्त अमेरिका की तरफ से इजराइल को मिल रहे हैं और इजराइल जो अमेरिका से और चाहता है। ये अमेरिका की वो मदद है जो हमास के ऊपर काल बनकर टूट रही है। ये दरअसल अमेरिका की ताकत है जो 2 मोर्चों पर 2 देशों को युद्ध लड़वा रहा है।